આવી કોંગ્રેસ પાર્ટી મને ગાળો બોલવા માટે રામાયણમાંથી રાવણને લઈ આવી. બોલો. नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा. देश के पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत. राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं. और आज राष्ट्रवाद में बात उत्तर प्रदेश से गुजरात तक कैसे सियासी लावा फूट रहा है उसकी, और क्यों सस्पेंस पर सस्पेंस बना हुआ है. कैसे मोदी योगी से लेकर अखिलेश डिंपल तक सबकी नींद उड़ी हुई है, इसकी वजह जानने की कोशिश करेंगे. गुजरात में पहले फेज की वोटिंग हुई है, इसमें 4% कम मत पड़े 2017 के. 2017 में करीब 68% के करीब वोटिंग हुई थी. 2022 में पहले फेज में कहा जा रहा है 63% से थोड़ा ज्यादा वोटिंग हुई. आंकड़ों को बारीकी से देखेंगे तो पिछली बार से करीब 4.69% कम वोटिंग हुई है, मतलब 5% के आसपास. अब जो सवाल पूरे देश में उठ रहा है, काडर कहा जा रहा है कि कंफ्यूज है, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का. पिछले 20 घंटों में कम वोटिंग प्रतिशत को लेकर कैसे घमासान मचा है वो आपको देखना चाहिए. अरविंद केजरीवाल की पार्टी कह रही है कि कम वोटिंग मतलब बीजेपी तो गई. बीजेपी कह रही है कि भाई कम वोटिंग मतलब एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लहर नहीं है एंटी इनकम्बेंसी की, इसलिए लोग जो है वो कम निकले. एंटी इनकम्बेंसी की लहर होती तो लोग बड़ी संख्या में बाहर आते. दरअसल गुजरात चुनाव को लेकर चर्चा इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि इसे 2024 से जोड़कर देखा जा रहा है और मैनपुरी तक इसका सीधा असर बताया जा रहा है. हालांकि पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द घूम रहा है और मैनपुरी में परिवारवाद की चर्चा है. मैनपुरी में आपको याद होगा मुलायम सिंह यादव की मृत्यु के बाद वहां पर उपचुनाव हो रहा है. वहां पर योगी आदित्यनाथ ने शिवपाल यादव को पेंडुलम बताया. एक बार जरा उसको भी सुनिए. चाचा शिवपाल का उनकी स्थिति तो पेंडुलम जैसी हो गई है. पेंडुलम आपने देखा होगा ना, बेचारे को पिछली बार देखा कितना बेइज्जत करके भेजा था. कुर्सी तक नहीं मिली, कुर्सी के हैंडल में बैठना पड़ा था. टाइम्स नाउ नवभारत से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्सक्लूसिव बातचीत की. उन्होंने बीजेपी पर मैनपुरी में प्रधानों और कार्यकर्ताओं को धमकाने के आरोप लगाए. भारतीय जनता पार्टी जनता से वोट नहीं मांग रही है, सीधे अधिकारियों से वोट मंगवा रही है. आपको लगता है कि प्रशासन के दबाव में प्रशासन दबाव डाला जा रहा है? देखिए, अभी तक मैंने प्रशासन से एक भी बात नहीं की, और मैं इसलिए नहीं बात कर रहा हूँ उनसे कि हमें उम्मीद है कि IAS IPS जो बने हैं वो निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे. ऑब्जर्वर से हमारी पार्टी ने जरूर शिकायत की है, इलेक्शन कमीशन को शिकायत की है, उसकी नोटिस मिली है DM और SP साहब को. किसी पार्टी के कार्यकर्ता बन के कैसे काम करते हैं? यहाँ के प्रधानों को धमका रहे हैं. रणनीति तो ये बना रहे हैं कि जो हमारे एजेंट होंगे उन्हें हम चुनाव से पहले उठा लें. अरे ये कोई लोकतंत्र में ये कौन सा नया तरीका है? सरकार आपकी है, आप अपना काम बताइए, आपकी उपलब्धि क्या है वो बताइए. आप अपनी पुलिस फोर्स को समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर भेज रहे हैं इसलिए कि वो डर जाएं. अखिलेश यादव कह रहे हैं मैनपुरी उपचुनाव है, रामपुर में उपचुनाव है, वहां पर पुलिस फोर्स का गलत इस्तेमाल कर रही है योगी सरकार. उधर गुजरात में वोटिंग प्रतिशत क्यों घटा, इसको लेकर चर्चा है. तो आज राष्ट्रवाद में दोनों चुनावों की चर्चा करेंगे. पहले क्या गुजरात में कम वोटिंग 2024 के लिए बड़ा इशारा है? वोटर्स की सुस्ती किसके लिए खतरे की घंटी है? सौराष्ट्र कच्छ का ट्रेंड मणिपुर तक मैसेज है क्या, माफ कीजिएगा मैनपुरी तक मैसेज है क्या? और गुजरात में मोदी, यूपी में योगी, विपक्ष के लिए जमीन बचाना चुनौती है क्या? सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं. हमारे साथ शेखर अय्यर जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट. अवधेश कुमार सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं. शांतनु गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक और लेखक हमारे साथ हैं. आशुतोष सीनियर जर्नलिस्ट, दीपक झा पॉलिटिकल एनालिस्ट और ईशान त्रिवेदी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ है. आप सभी का बहुत स्वागत. और मैं सबको क्लियर कर दूं, मैं दोनों चुनावों पर चर्चा करूंगा, गुजरात पर भी और जो मैनपुरी का उपचुनाव है उस पर भी. तो पहले गुजरात को छूते हैं, फिर मैनपुरी पर आएंगे. शेखर अय्यर साहब, आपका अनुभव क्या कह रहा है?
गुजरात में फर्स्ट फेज में ये वोटिंग परसेंट गिरना, ये किसके पक्ष में जा रहा है, किसके पक्ष में नहीं जा रहा है? देखिए, पहली बार मतलब जब 2017 में वोटिंग परसेंटेज गिरी थी, मतलब 2012 के तुलना में, तब एक इंटरप्रिटेशन आई थी क्योंकि पतिदार आंदोलन के बाद बीजेपी की हालत ठीक नहीं थी और कांग्रेस का बड़ा एग्रेसिव कैंपेन था, तो इसीलिए वो फायदा कांग्रेस को जा रहा है और नतीजा भी वैसे ही निकला कि कांग्रेस की सीट बढ़ी। लेकिन इस बार हम ऐसे कह नहीं सकते। इसका बड़ा कारण है कि देखिए, एक प्रकार से तो आप कुछ भी कहिए, इस कैंपेन में बड़ा लैकलस्टर कैंपेन है। ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है कि जिसपे, क्योंकि सबको पता है कि, क्योंकि वहां के लोग कहते हैं कि उनको सब कहते हैं भाई बीजेपी को जीतना है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए वोट है। आईटी इनकम्बेंसी सरकार के लिए है, वहां के जो राज्य सरकार के लिए, स्थानीय मंत्री के लिए है, स्थानीय एमएलएस के लिए है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के पक्ष में जो है वो प्रो इनकम्बेंसी है। तो एक प्रकार से पहले ये लग रहा था कि ठीक है, पीएम की तरफ से बड़ी कोशिश हो रही है, क्योंकि पीएम चाहते हैं, बार बार कहते भी है कि भाई हमें रिकॉर्ड तोड़ना है इस बार, क्योंकि जो रिकॉर्ड कांग्रेस ने एक समय किया था 1985 में, उस तरह हमें भी एक रिकॉर्ड तोड़ना है। तो उनकी तरफ से कोशिश थी कि भाई किसी तरह एक एंथुजियाज्म ले आओ, एक ऊर्जा ले आओ, ताकि कैडर भी लग जाए और हम रिकॉर्ड तोड़े। लेकिन जो दिखने को आ रहा है, क्योंकि कई कारण बताए जा रहे हैं, कारण है कि भाई वीकडे, ये तो मतलब शुरू में हुआ, ये इसमें नहीं था, तो लोग भी इतने एंथुजियाज्म नहीं है, और इसीलिए जो परिणाम, जो परसेंटेज को लेकर मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, बीजेपी के अंदर ऐसी कोई टेंशन नहीं है, कोई घबराहट नहीं है। लेकिन अभी आपके लिए, आपका वोट अगर काउंट करूं तो ये बीजेपी के लिए अच्छा है, कांग्रेस के लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा है, या अभी आपको कंफ्यूज्ड वाले उस कैटेगरी में रखूं कि जिनको पता नहीं चल रहा कि ये वोटिंग परसेंटेज क्यों गिरा? नहीं, देखिए, आपका कितना वोट मतलब हो सकता है, उसका तो अनुमान लगभग, मतलब आप आम आदमी पार्टी के अंदर भी एक हिसाब हो रहा है। अगर वो 20% तक क्रॉस कर पाएंगे, 20% की अगर वोट उनके गिरता है, तब ज्यादा फर्क होगा और बीजेपी के लिए भी चिंता बढ़ेगी अगर 20% ज्यादा क्रॉस कर। नहीं तो वो नुकसान ज्यादातर कांग्रेस से ही आएगा, क्योंकि कांग्रेस का ही वोट होगा, वो कोई बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान नहीं होगा। ठीक है आशुतोष जी, आपके हिसाब से, क्योंकि 27 साल की एक थकान कई बार होती है, तो क्या जनता में उत्साह होता तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए था, या इस बार तो नए विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी भी थी, तो क्या वो उत्साह होता तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए था? किसके पक्ष में या नुकसान की तरफ आपको दिख रहा है ये वोटिंग परसेंटेज का घटना? देखिए, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर तो हूं नहीं जो बता सकूं कि कम से कम कितने प्रतिशत किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, लेकिन 2-3 चीजें स्पष्ट है। पहली बात, अगर 2012 में इन्हीं 89 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अगर 31% अगर पोलिंग हुई थी और 2017 में अगर 68% पोलिंग हुई थी, तो उसकी तुलना में आज की तारीख में 61 पॉइंट समथिंग की जो पोलिंग हुई है, उसमें तकरीबन 6% की गिरावट दिखती है। ये गिरावट उसी वक्त दिखाई पड़ती है। देखिए, एक चीज और ही मानना पड़ेगा कि 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी जी ने और इलेक्शन कमीशन ने बहुत जबरदस्त कैंपेन किया कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा घरों से निकलकर वोटिंग करें, तो वोट परसेंटेज इसीलिए कई राज्यों में लगातार बहुत ज्यादा बढ़ा है। इसके बावजूद भी अगर पोलिंग नहीं बढ़ी है, बल्कि 5-6% की गिरावट आ रही है, इसका मतलब यह कि मतदाताओं में उदासीनता है। अगर मतदाता उदासीन है, तो इसको आप कई तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। मेरा अपना मानना यह है कि गुजरात के इस चुनाव में एक्साइटमेंट ज्यादा नहीं है, लेकिन लोगों को यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तो ये चुनाव जीत रही है। चूंकि चुनाव जीत रही है, इसलिए कभी कभी होता है कि बहुत ज्यादा लोग मान के चलते हैं अब चुनाव जीती नहीं तो फिर क्या वोट करके क्या होगा। जैसे कि आपने बंगाल के अंदर देखा, उस चुनाव में बिहार के अंदर और उत्तर प्रदेश, ये 3 ऐसे चुनाव थे जहां जबरदस्त तरीके से एक्साइटमेंट था, हर आदमी की दिलचस्पी लगी हुई थी, कौन जीत रहा, कौन हार रहा, किसके स्टेक्स थे। लेकिन गुजरात में वो एक्साइटमेंट गायब है। मैं शेखर जी के इस राय से सहमत हूं। चूंकि एक्साइटमेंट नहीं है, चूंकि लोगों को लग रहा है कि बीजेपी जीत रही है, इसका एक कारण यह हो सकता है जिसकी वजह से वहां पर मतदान गिरा है। और एक चीज और भी मैं कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी को लेकर जो अट्रैक्शन, जो आकर्षण दिखना चाहिए था, वो वोट परसेंटेज में रिफ्लेक्ट होना चाहिए था। और अगर उनकी एंट्री के बावजूद भी अगर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यह कि उनका कोई बहुत ज्यादा असर इस चुनाव में शायद दिखाई ना पड़े। ठीक है, तो इसका मतलब नया विकल्प होने के बावजूद अगर एक्साइटमेंट पैदा नहीं हो रही है, तो वो नया विकल्प फिर लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, इसका मतलब। वरना लोग निकलते, कहते हैं हाँ भाई इनको चुनना है तो करना है। अवधेश जी,
क्या आप आशुतोष जी और शेखर अय्यर जो कह रहे हैं इससे सहमत हैं? और अगर लोग ये माने बैठे हैं कि बीजेपी तो जीत रही है, क्या ये बीजेपी के लिए नुकसानदेह हो सकता है कि लोग उनका कार्डर, उनका वोटर घर से ना निकले, ये मानकर कि भैया ये तो जीत ही रहे हैं और ये जो वोटिंग प्रतिशत गिरा ये हो सकता है उनका वोट हो, और अगर नहीं निकला तो फिर किसी और को फायदा जा सकता है? देखिए, दोनों लोग सीनियर जर्नलिस्ट हैं और दोनों अच्छे एनालिसिस करते हैं, इसलिए निजी तौर पर उस पर टिप्पणी मैं करूं, कुछ बातों से मैं सहमत हूं, लेकिन इसको जरा दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है। देखिए, गुजरात में जो मैक्सिमम वोटिंग थी वो 2012 में थी 72.2%। 2002 में जब वहां दंगे हुए थे और जब आप जानते हैं कि पूरा एक ध्रुवीकरण था तो 61% वोटिंग हुई थी, लेकिन 2007 में वो घट के 59.7% हो गया है। तो गुजरात के ट्रेंड को भी देखना पड़ेगा कि वहां क्या कैसे कैसे वोटिंग होती है। फिर 2017 में 69% हो गया 72 से घट के। तो इसलिए गुजरात को अगर 2002 से 2022, जबकि वहां चुनाव में नई प्रवृत्तियां उभरी हैं नरेंद्र मोदी के आने के बाद, उसका एनालिसिस करेंगे तो बहुत ज्यादा कमी मैं नहीं मानता हूं, पिछले चुनाव से जरूर कमी है ये। तो एक तो ये, दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, ध्यान रखिए कि कांग्रेस इस बार के चुनाव प्रचार में बिल्कुल ऐसा लगता था कि पार्टी निराशा से भरी हुई है संगठन होते हुए भी। तो ये मत मानिए, ये बात तो सही है कि लोग मान के चलते हैं कि भाई बीजेपी को तो जीतना ही है, लेकिन दूसरी बात यह भी होती है कि विपक्ष अगर अपने वोटर को उस प्रकार से आलोड़ित नहीं कर पाता है, मोबिलाइज कि आप आओ और हम चुनाव जीत रहे हैं, तो एक बड़े वर्ग के अंदर निराशा भाव करता है। तो चूंकि कांग्रेस इस समय बिल्कुल चुनाव से लग रहा था कि कह रहे थे ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, बहुत सामने नहीं दिख रही थी, तो मेरा जो एनालिसिस ये कह रहा है कि जो एंटी बीजेपी वोट था वो कांग्रेस में जाए या आम आदमी पार्टी में जाए, उसको लग रहा था कि तो जीत ही जाएगा, छोड़ो हर बार तो जाके परेशानी होते हैं, तो वो एक बड़ा वर्ग वोट डालने शायद नहीं निकला है। और आम तो नहीं आदमी निकला तो पार्टी फिर का तो बीजेपी को नुकसान होना चाहिए ना, जो जानते हैं, मैं कह रहा हूं जो माने बैठा है कि भाई बीजेपी जीत रही है, वो किसका वोटर है? कांग्रेस का, आपका, या बीजेपी का? ना, मैं कांग्रेस के बारे में, अच्छा, कांग्रेस का वोटर मैं कह रहा हूं, कांग्रेस का। मैंने कहा ना, ठीक है, कांग्रेस का। उस ढंग से दीपक झा जी, क्या कांग्रेस के वोटर का वोटर या आम आदमी पार्टी का वोटर या बीजेपी के विरोध वाला वोटर नहीं निकला है? ये जो वोटिंग परसेंटेज गिरा है, आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, यहां पे अभी बहुत सीनियर पत्रकारों ने अपनी अपनी वक्तव्य रखे, लेकिन ये जो अपने अवधेश जी कह रहे थे, इनसे थोड़ा सा मैं असहमति रखते हुए बातें करूंगा, 2-3 बातें। एक कह रहे हैं कि कांग्रेस हताश, परेशान और निराश है। अब आप ये समझिए, राहुल गांधी की यात्रा चल रही है पूरे देश में, लेकिन क्योंकि टीवी देखते हैं, टीवी से चुनाव का आकलन करते हैं, तो अब इनको टीवी पे राहुल गांधी की यात्रा तो दिखेगी नहीं। नरेंद्र मोदी जी 1 घंटे की रैली करते हैं, एम्बुलेंस को भी रोका जाता है, पूरा देश देखता है। तो अगर आप इसको चुनावी ताकत कांग्रेस भाजपा की मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी मीडिया के द्वारा अपना प्रचार करते हैं, तो फिर इनको बधाई हो। ऐसी ताकत और ऐसे प्रदर्शन कांग्रेस नहीं कर रही है, बिल्कुल मैं मानता हूं कि राहुल गांधी। दूसरी बात आपको मैं बताऊंगा कि ये वो वोट परसेंटेज कम हुए हैं भाजपा के, जो लोग मान के चल रहे हैं कि मोदी जी आएंगे, और आप देखिएगा ये वही लोग हैं घर में बैठे हुए हैं, वोट परसेंटेज घटा है, क्योंकि जो त्रस्त लोग हैं वो चुनाव डालने आ रहे हैं, वो इस मतदान में, इस महाकुंभ में भाग ले रहे हैं। जो परेशान है वही हथियार लेके बाहर निकलेगा। हथियार कहने का मतलब होता है कि आपका वोट, आपकी वोट ही लोकतंत्र में आपकी ताकत है। तो परेशान व्यक्ति, बेरोजगार व्यक्ति और जिनको खाने के लिए नहीं है, जिनको लोग कोविड में मर गए, वो सारे लोग उनके तो दीपक जी, पिछली बार जो परेशान व्यक्ति थे, जिनके लिए कहा गया कि वो पाटीदार आंदोलन हो रहा था, जो जीएसटी से परेशान थे, वो कहा गया कि 69%, 68% निकले। इस बार परेशान व्यक्तियों की संख्या आप मान रहे घट गई है? जी नहीं, परेशान व्यक्तियों की संख्या उतनी ही है, जो वोट डाल रहे हैं वो सारे परेशान लोग हैं, क्योंकि भाजपा के लोगों ने वोट नहीं किया है। भाजपा के लोग भाजपा के लोगों ने वोट ही नहीं किया है। 63%, 62% सब परेशान लोग हैं। बिल्कुल परेशान है, बेरोजगार लोग हैं, जिनके अभी आप अरे भाई, पिछले चुनाव में भी बीजेपी का 49% वोट था, तो 63% जो है वो बीजेपी के विरोधी और परेशान लोग कैसे हैं? फिर 63 + 49 कर दें क्या?
नहीं, जितना वोट पड़ता है उसको आप डिवाइड करते हैं कि कितना बीजेपी, टोटल वोट पड़ना अलग होता है और परसेंटेज एक अलग होती है सुशांत जी, कि दोनों को डिवाइड किया गया है। अच्छा, 100% मान के चलेंगे ना, 100% में से आप कितना भाजपा और कितना गया। ठीक है इरशान भाई, आपके हिसाब से ये क्या लग रहा है माहौल आपको? बीजेपी को नुकसान हुआ है, लोग नहीं निकले घर से? सर मेरे सामने बहुत ही अच्छे अच्छे और बड़े बड़े पत्रकार हैं। मैं उन सबकी बातों को मिला के फुल एक थोड़ा सा मैं अपना एक जस्ट एक ओपिनियन दे रहा हूँ। इसको प्लीज कहते ही आप एकदम कंफर्मेटरी मत समझना, क्योंकि हम कंफर्म तो किसी का नहीं मान रहे, इतने वरिष्ठ बैठे उनका भी नहीं मान रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से इस बार भारतीय जनता पार्टी में भी विरोध के सुर उठे हैं, हम लोगों ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ लोगों को टिकट ना मिलने के कारण उन लोगों ने शायद इस बार अपने जो भी अपना गुट है या अपने लोग हैं, उन लोगों को शायद या तो बीजेपी, ऐसा तो नहीं कर सकते कि बीजेपी के अगेंस्ट वोटिंग करें, तो हो सकता है कि उन लोगों को वोटिंग करने से रोका गया हो। तो ये जो कोई स्पेसिफिक अगर कोई भारतीय जनता पार्टी की असंतुष्ट लोगों ने वोटिंग कम करवाई है तो डेफिनेटली उसका असर बीजेपी पे पड़ेगा, क्योंकि 89 सीटों में से कुल 12 ऐसी सीट है जहां पे भारतीय जनता पार्टी बहुत ही कम मार्जिन से जीती थी, या फिर उनका वो जो वोट प्रतिशत था वो काफी कम था। तो ऐसे में वो 12 सीटों के ऊपर भी असर कर सकता है। और ऐसे कुछ गुट जो कि जिनकी भी बहुत संख्या थी, जैसे कि मधु श्रीवास्तव जी को ले लीजिए, उसमें उन्होंने पहले वो बीजेपी में काम किया था या फिर इस बार उन्होंने अपक्ष में काम किया। तो ऐसे कई लोग हैं जो असंतुष्ट थे, तो उनका फर्क पड़ेगा। दूसरा कि अगर पिछले वोट के अनुसार देखें तो 35% बीजेपी को वोट मिला था, 28 to 26% वो कांग्रेस को वोट मिला था, और आम आदमी पार्टी अगर मान लीजिए तो उनको वोट शेयर तकरीबन 6 से 8% था। तो अगर ऐसे में हम लोग कुछ ऐसा सोचे कि इस बार मान लीजिए कि बीजेपी का कुछ 2 से 3% वोट शेयर कम हो रहा है, जिस पर कांग्रेस जैसे कि आज बार पिक्चर में नहीं है, तो कांग्रेस को शायद सबसे ज्यादा घाटा, या अगर वो 20% के आसपास पहुंच जाती है तो डेफिनेटली आम आदमी पार्टी जैसे दिल्ली में पहली बार विपक्ष के तौर पे उभरी थी, पंजाब में पहली बार विपक्ष के तौर पे उभरी थी, तो हो सकता है ऐसी कुछ सिचुएशन बने जिसमें आम आदमी पार्टी को आप कह रहे हैं बीजेपी के ही लोग बाहर नहीं आए हैं, और जो लोग बीजेपी के अंदर नाराज थे उन्होंने लोगों को रोक दिया कि भैया तुम मत जाओ, और इसका फायदा आम आदमी पार्टी को होगा, आप कह रहे हैं। और दीपक झा कह रहे हैं कांग्रेस को फायदा होगा। बाकी जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार थे उन्होंने कहा कि लोगों को चूंकि लग रहा है कि सरकार बन रही है बीजेपी की, इसलिए ये उदासीनता है। शांतनु भाई, आपके हिसाब से क्या मामला लग रहा है आपको? सुशांत भाई, देखिए मैंने थोड़ा रिसर्च भी करा है पहले भी। जो इलेक्टोरल रिसर्च अगर आप देखें तो वोट परसेंटेज का कोई कंक्लूसिव रिजल्ट नहीं है वर्ल्ड ओवर कि वोट परसेंटेज बढ़ने या घटने से किस पार्टी को, इनकम्बेंट को फायदा होता है, किसी और का फायदा, वैसे कंक्लूसिव रिजल्ट नहीं है। क्योंकि हर तरह के उदाहरण है कि कम होने के बाद भी इनकम्बेंट जीत गया है, ऐसे भी उदाहरण है जब कम होने के बाद इनकम्बेंट हार गया है, तो दोनों तरह के हैं। लेकिन हाँ ये बात है, जब भी कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है एग्जिस्टिंग, तब वोट परसेंटेज बढ़ा है, ये कंक्लूसिव है। जब भी कोई बहुत बड़ा चेंज हुआ है कि पार्टी जो सत्ता में थी वो बिल्कुल छोटी होकर रह गई, तो इसलिए ऐसा लगता है कि जो स्टेटस को है वही मेंटेन रहेगा। जो पहले 2-3 लोगों ने बोला कि उदासीनता है, आम आदमी पार्टी ने जितना टीवी पर क्रिएट करा, मतलब अगर हमने पिछले 10 दिन में अगर 50 डिबेट करी है, उसमें 40 डिबेट आम आदमी और पार्टी और बीजेपी के बनाम है। अगर जो कोई टीवी से अगर चुनाव समझ रहा है उसको लगेगा कि चुनाव भाजपा और आम आदमी का पार्टी के बीच में हो रहा है, टीवी पे ऐसा लग रहा है, जबकि ऐसा जमीन पर नहीं है। हाँ, लेकिन कोई नया चैलेंजर है तो उसकी बात ज्यादा हो रही है। तो मेरे ख्याल से आपने जितना जैसे आशुतोष जी ने कहा, आपको जितना क्रिएट करना चाहिए था उत्साह ग्राउंड पर, वो नहीं हुआ है। वो कुछ वोट परसेंटेज ले लेगा, अगर वो 10 के ऊपर जाता है तो कॉन्सिक्वेंशियल होगा, 10 के नीचे आता है तो एक नई पार्टी की तरह स्पेस क्रिएट करना शुरू होगा। मेरे ख्याल से भाजपा कंफर्टेबल है और उदासीनता रही कि वही रिजल्ट आने वाला है, तो हर तरफ से कुछ लोग नहीं गए हैं। तो ये 6% जो कम हुआ है ये हर तरफ के लोग हैं, जो नए वाले भी जो वोट कर सकते थे, आम आदमी पार्टी को वोट करना है लेकिन हार रही है तो मैं क्यों करूं वोट, कांग्रेस तो है नहीं इसलिए मैं वोट नहीं करूं, भाजपा जीत रही इसलिए, तो वो 6% को हम सब में बांट सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अमूमन पिछले जैसा रिजल्ट उसमें भाजपा को। दीपक झा नाराज हो जाएंगे, मैंने 4 लोग ऐसे बुला लिए जो कह रहे हैं बीजेपी कंफर्टेबल है। दीपक जी मैं क्या करूं, मैंने किसी से फोन पे भी बात नहीं की है, सब अपनी मर्जी से बोल रहे हैं। आशुतोष जी ये बताइए, क्या दीपक भाई का जो ऑब्जर्वेशन है या जो इरशान भाई का, ये आप लोगों से अलग है? जी हाँ दीपक भाई। सुशांत जी मैं बोलूं कुछ? हाँ बोल दीजिए, फिर मैं आता हूं आशुतोष जी आपके पास, 1 मिनट वो बोलने। हाँ बोलिए। मैं बोलूं कुछ सुशांत? हाँ बोलिए दीपक जी बोलिए। ठीक है, देखिए आप एक बड़े पत्रकार हैं,
मैंने कहा आपकी पत्रकारिता में मैं कोई उंगली नहीं उठा रहा हूं, निष्पक्ष पत्रकारिता है, आपने बिना फोन के बैठा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कह ही नहीं रहा हूं, मैं तो आप पे सवाल कर ही नहीं रहा। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि परेश रावल जो भाजपा के नेता है, उनका बयान देखिए। जब लोगों ने उनसे कहा कि महंगाई कम होगी, गैस सिलेंडर कम होगा, तो बोलते क्या है, मछली पकाओगे बंगालियों को खिलाओगे। ये बयान है जो कि देश को बांटने का काम करता है। ये हताशा और निराशा वाले बयान है, ये दिखा रहे। नरेंद्र मोदी जी वहां पे जाके आतंकवाद की बात करते हैं, और कौन सा आतंकवाद, जो भाजपा प्रायोजित आतंकवाद है। ड्रग्स की बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा पिछले 3 सालों में गुजरात में पकड़ी गई अडानी के एयरपोर्टों पे, तो उस पे बात नहीं करते हैं। अडानी के इस पोर्ट पे तरीके सर, से माहौल एयरपोर्ट पे को डाइवर्ट किया जाता है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है आशुतोष जी, अब आप बात पोर्ट पे मैंने कहा अडानी के पोर्ट पे पकड़ी गई है। सुशांत, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि पिछली बार अगर आप 2017 का विधानसभा का चुनाव का हिसाब देखें तो जो 6 बड़े मेट्रोपॉलिस सिटीज थे गुजरात के, वहां भारतीय जनता पार्टी को 65% से लेकर 73% तक वोट मिला है, और यह बहुत ओवरवेलमिंग है। अब अगर मान लीजिए इसमें से 20% वोट भी अगर कम हो जाए, 15% भी कम हो जाए, तो भी बीजेपी नहीं हारती इन इलाकों में। तो अगर जिसको 70% वोट मिला है या 66% वोट मिला, अगर 15% भी वोट कम होगा तो वो हारने वाली बीजेपी नहीं है वहां। इसलिए अगर आम आदमी पार्टी को इन इलाकों में अगर 15% वोट भी मिल जाए या 16% वोट भी मिल जाए, तो वो सीट में कन्वर्ट नहीं होगी, उसकी प्रेजेंस महसूस होगी। तो मेरा कहना बहुत स्पष्ट तौर पे यह है कि जैसे सौराष्ट्र का इलाका है, वहां पे कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हार और जीत का मार्जिन कम है। चूंकि मार्जिन कम है, इसलिए अगर वहां 2-3% भी या 5% भी अगर आम आदमी पार्टी लेकर जाती है तो कांग्रेस को सब्सटेंशियल लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर सूरत में अगर आम आदमी पार्टी 20% वोट लेकर भी जाती है तो वो बीजेपी का सब्सटेंशियल लॉस नहीं करेगी। हो सकता है 2-3 सीटें उनकी जरूर कम हो जाए। तो इसलिए मैं नहीं, लेकिन आशुतोष जी, इसमें एक तरफ जो दीपक जी दे रहे हैं या जो इरशान भाई दे रहे हैं, अगर उसको इस तरह से लें कि इसी कच्छ और सौराष्ट्र में पिछली बार कांग्रेस ने गेन किया था, अगर हम ये माने कि मान लीजिए लोगों ने ये सोच लिया कि बीजेपी तो जीत रही है और वो घर बैठ गया और वो वोटर था जो बीजेपी का वोटर था, तो क्यों कांग्रेस गेन नहीं कर सकती? हम इसको रूल आउट क्यों कर रहे हैं उन इलाकों में जहां क्लोज फाइट थी? देखिए, क्लोज फाइट में अगर जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच में क्लोज फाइट है, अगर वहां तीसरा एंगल अगर जाता है तो वह तीसरा एंगल किसका वोट काटेगा, ये भी समझने वाली बात है। मेरा आम आदमी पार्टी का पूरा कैंपेन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, पार्शियली वो कांग्रेस पार्टी पर अटैक कर रहे हैं। वैसी स्थिति में अगर आप देखेंगे तो अगर आम आदमी पार्टी वहां 5 से 6% वोट भी अगर लेकर आएगी, मान लीजिए 5 से 6% वोट लेकर आती, अगर 10% वोट लेकर आती, तब तो कांग्रेस पार्टी का सफाया हो जाएगा सौराष्ट्र के अंदर। फिर कांग्रेस पार्टी को कोई बचा नहीं सकता वहां पे। और ये सौराष्ट्र वो इलाका है जहां कांग्रेस पार्टी ट्रेडिशनली असेंबली इलेक्शन में लगातार बेहतर जीतती रही। यहां तक कि 2007 का जो विधानसभा का चुनाव था उसमें भी आम आदमी कांग्रेस पार्टी वो बीजेपी से बेहतर करती रही। 2012 का आप वोट शेयर उठा के देख लीजिए, 2017 का वोट शेयर दिखा दीजिए, यहां कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर सीटों की संख्या में 20 पड़ती है। लेकिन जीत और हार का मार्जिन ऐसा नहीं है कि 10% से ज्यादा का, जीत और हार का मार्जिन कम है। चूंकि कम है तो अगर कोई नई पार्टी एंटर करेगी और वो अगर कांग्रेस का वोट खाएगी तो उससे नुकसान कांग्रेस को ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन इसमें मेरा एक और पक्ष है, शेखर अय्यर साहब, क्या ये जो साउथ गुजरात है या सौराष्ट्र और कच्छ है, जिसमें जो ग्रामीण इलाका है या जहां पर आदिवासी वोटर का इंपैक्ट है, वहां पर हम क्यों माने कि वो आदिवासी वोटर जो कांग्रेस के साथ गया है ट्रेडिशनली, वो अचानक जो है वो केजरीवाल को देखकर, जिन्होंने कुछ वैसा किया भी नहीं उनके लिए कुछ बोला भी नहीं, उनके साथ चला जाएगा? हम क्यों ना माने कि वो ट्रेडिशनली अगर कांग्रेस के साथ है अभी भी रहे, और वोटर जो नहीं निकला वो बीजेपी का, तो हो सकता है कांग्रेस को वहां फायदा हो रहा हो ग्रामीण इलाकों में? नहीं, उस पर भी आप देखिए, इस बार बीजेपी की तरफ से काफी कोशिश हुई है आदिवासी इलाके में। ये नहीं है कि केवल मतलब वो कांग्रेस के साथ है और आपको क्यों देखिए, अगर केवल अब क्राउड रिस्पॉन्स ले ले, क्राउड रिस्पॉन्स आदिवासी इलाके में भी केजरीवाल जी को भी मिला है, आम आदमी पार्टी को भी मिला है। और अगर आप केवल पोलिंग परसेंटेज देखेंगे, आदिवासी इलाके में ज्यादा हुआ है, शहरी इलाके से ज्यादा वहां पे हुआ है। तो इसका मतलब वहां पे एक चेंज की मतलब गुंजाइश है। हो सकता है इसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिले इन टर्म्स ऑफ पोल परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ वोटर परसेंटेज। लेकिन सीट कन्वर्टिबिलिटी फिर बात आएगी।
लेकिन लेकिन अगर आम आदमी पार्टी को फायदा मिला फिर तो नुकसान कांग्रेस का होगा सर, फिर बीजेपी का होगा ही नहीं। वही कांग्रेस का ही देखिए, क्योंकि वो ऑपोजिशन स्पेस है, उस ऑपोजिशन स्पेस पे जो भी होगा कांग्रेस को नुकसान होगा। और तीसरी बात, इस चुनाव में कांग्रेस उतनी अग्रेसिव कैंपेन नहीं की है। 2017 उनके लिए बेस्ट इलेक्शन था। राहुल गांधी हर क्षेत्र गए थे, हाँ मतलब गुजरात के जितने क्षेत्र हैं सारे क्षेत्र गए थे और कई कॉन्स्टिट्यूंसी कवर किए थे, बड़ी अग्रेसिव कैंपेन रही। लेकिन इस चुनाव में आप देखेंगे, हमें कहा जा रहा है कि ये बड़ा साइलेंट कैंपेन है, डोर टू डोर कैंपेन है, तो हमें समझ नहीं आ रहा है कि इस चुनाव को कांग्रेस ने इतना लाइटली क्यों लिया। ठीक है, अब मैं सर थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूं। दीपक भाई आप नाराज ना होइए, अभी भी सारे मैंने इधर से उधर से घुमा के सब चेक कर लिया, लोग अभी भी बीजेपी के लिए ही बोल रहे हैं, अब मेरा दोष नहीं है। अब लेकिन मैं आ रहा हूं मैनपुरी पर। शांतनु भाई, मैनपुरी का उपचुनाव अभी चूंकि गुजरात में थोड़ा ढक गया है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। और मैनपुरी में जिस तरह से अखिलेश यादव को, डिंपल यादव को डोर टू डोर कैंपेन करना पड़ रहा है, उसको लेकर बड़ी चर्चा है कि क्या वहां पर कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है। क्या आपको मैनपुरी में कोई उलटफेर की गुंजाइश दिख रही है? देखिए, अखिलेश यादव हर समय दम बढ़ते थे, उनको घमंड था कि बाईपोल बहुत छोटे चुनाव है, मैं उस पर कैनवेसिंग तक नहीं करता। तो रामपुर और आजमगढ़ वो गए भी नहीं। और रामपुर और आजमगढ़ जो मेरे सोर्सों से पता लगता था कि वो बिल्कुल मान के बैठे थे कि हम जीत रहे हैं, ट्रेडिशनल खड़े हैं, इसमें तो हमारा वोट बेस ऐसा है कि जीत ही जाएंगे। जब वो उनके हाथ से निकल गए तो लगा कि बस सत्ता हाथ से चली गई, लोकसभा से विधानसभा में आ गए, तो अब उनको करना पड़ रहा है। घर में सीट बांटी है और डिंपल यादव का हारना एक तरह से अखिलेश यादव का हारने जैसा है, क्योंकि अपनी अगर पत्नी को नहीं जिता पाएंगे तो इसलिए वो डोर टू डोर मैं आपको बस 10 सेकंड के लिए थोड़ा सा रोक रहा हूं। ये तस्वीर एक आ रही है, अखिलेश यादव पूरा तो नहीं झुक पाए लेकिन शिवपाल चचा के पैर जो है वो घुटने तक झुक के छू रहे हैं। और ये वो अखिलेश यादव हैं जिन्होंने शिवपाल यादव के साथ क्या क्या नहीं किया ये सबको पता है। तो ये तस्वीर भी बहुत कुछ कह रही है। अब आप आगे कहें। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। वो जो भी संभव है, चाहे वो डोर टू डोर कैंपेन जो उन्होंने नॉर्मल भी किसी इलेक्शन में नहीं करा, अपनी सीट के लिए भी नहीं करा उन्होंने, शिवपाल चाचा के पैर छूना, जो योगी आदित्यनाथ ने कहा भी पेंडुलम की तरह कभी इधर चले जाते हैं कभी उधर चले जाते हैं, किस तरह से बेइज्जती से हटाया। तो मेरे ख्याल से अखिलेश जी को समझ में आ गया है कि अगर भाजपा के गढ़ से भाजपा की मेहनत को काउंटर करना तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। घर बैठे बैठे चुनाव जो जीतने से पहले आराम से मलाई से मिल जाते थे वो आज नहीं मिलेंगे। आपके हिसाब से कितना % चांस है कि डिंपल हार सकती है? देखिए, चांस मुश्किल है। लेकिन जब रामपुर और आजमगढ़ के रिजल्ट आए, जब कन्नौज के रिजल्ट हमने 2019 में देखा, उसके बाद असंभव कुछ नहीं। अवधेश जी, हम जब नरेंद्र मोदी कैंपेन करते हैं तो कहा जाता है भाई वो मेहनती आदमी है, मेहनत कर रहे हैं। अखिलेश यादव डोर टू डोर जा रहे हैं, डिंपल यादव जा रही हैं, वो चाचा के पैर छू रहे हैं, परिवर्तन, हृदय परिवर्तन हुआ है। तो इसमें कुछ मैसेज क्यों देखें? हो सकता है वो मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को बदल रहे हैं, क्यों माने कि वो हार की डर से ये सब कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मैसेज इसका स्पष्ट है और उसको देखना ही पड़ेगा आपको। जब मुलायम सिंह यादव जीवित थे तब वहां बीजेपी का कैंडिडेट 94,000 वोट से हारा था। तो आज मुलायम सिंह यादव नहीं है वहां, और मुलायम सिंह यादव के न होने का एक बड़ा प्रभाव है। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि इस समय विजय अभियान की तरह है, उसने अभी उन्होंने कहा आजमगढ़ और रामपुर जैसी सीटें जीत गई है, तो अखिलेश यादव के सामने तो समाजवादी पार्टी के अस्तित्व बचाने का प्रश्न है। क्योंकि उनके समर्थकों में और जो टोटल भाजपा विरोधी थे या नरेंद्र मोदी योगी विरोधी थे, जो सब पिछले चुनाव में कंसोलिडेट होकर समाजवादी पार्टी के पक्ष में काम किए कि इस बार इनको उखाड़ फेंकना है, वो सारे निराश हैं। अगर ये चुनाव समाजवादी पार्टी हार जाती है तो फिर यह स्पष्ट हो जाएगा कि लंबे समय तक समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती नहीं दे सकती है। क्योंकि एक नेतृत्व में 4 चुनाव लगातार अखिलेश यादव हार चुके हैं समाजवादी पार्टी में, इसलिए उनके सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। तभी तो शिवपाल यादव के पास गए। शिवपाल यादव अगर उनका विरोध करते या उनके पक्ष में नहीं होते तो डिंपल यादव हार जाती, उसके बाद कोई कह ही नहीं सकता कि जीतेगी। लेकिन शिवपाल यादव साथ आके बहुत ज्यादा मदद कर पाएंगे। शिवपाल यादव साथ हैं उनके? बहुत कम हो गई है। कुछ लोग कह रहे हैं ऊपर साथ हैं, फोटो में साथ हैं, लेकिन वो कैंडिडेट चूंकि उनका बहुत करीबी है और उस वक्त करीबी रहा जब अखिलेश यादव उनके साथ नहीं थे, तो अंदर अंदर कुछ और भी हो सकता है।
नहीं, अंदर है, लेकिन मेरी एक आध बार बात हुई है उनसे, मैं स्पष्ट ही बता रहा हूं। उनके बेटे जो है अखिलेश यादव से, अखिलेश यादव ने उनके बेटे आदित्य को कहा, उसके बाद बात हुई है। तो अभी तो वो है, लेकिन ये उनको भय रहता है कि इसके बाद कर देगा, ये भी बात वो कह रहे हैं, लेकिन इस समय वो बेमन से काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरा स्पष्ट मत है कि विरोध करना या निरपेक्ष होकर के क्षति पहुंचाना एक बात होती है, लेकिन आप साथ में मदद करके उसी अनुरूप वोट दिला पाएंगे, ये दूसरी बात होती है। आपके हिसाब तो से डिंपल यादव के हारने के कितने चांस है, कितने परसेंट आपको लग क्या रहा है? मैं कह नहीं कह रहा, भविष्यवाणी कर दीजिए, कितना आपको लग रहा है परसेंट? देखिए, नहीं, 50% मैं कहूंगा। 50-50, ठीक है। आशुतोष जी, क्या मैनपुरी में कोई उलटफेर आपको लग रहा है हो सकता है? और क्या अखिलेश यादव का अभी से प्रशासन पर, पुलिस पर सवाल उठाना कि हमको दबिश दे रहे हैं, हमको डरा रहे हैं, क्या ये भी संकेत है कि रिजल्ट कुछ और हो सकता है? नहीं, मुझे लगता है कि जो बात अवधेश जी कह रहे हैं, मैं अवधेश जी की बातों से सहमत हूं। लड़ाई क्लोज फाइट है और फोटो फिनिश की तरीके से है। जहां तक प्रशासन पर सवाल खड़े करने के बाद विपक्षी पार्टियों का यह धर्म है कि वो प्रशासन पे इतना दबाव बना दे कि अगर प्रशासन पक्ष भी लेना चाहे तो पक्ष ना ले पाए। देखिए, जो इस वक्त मैनपुरी का जो वोटर बेस है वो बहुत स्पष्ट है। वहां पे तकरीबन 4.5 लाख के आसपास करीब यादव वोटर हैं, करीब 70 से 80 हजार के आसपास मुस्लिम वोटर हैं। अगर आप सिर्फ इन्हीं दोनों को अगर एक साथ ले लेंगे तो करीब 5.5 लाख वोटर हो जाते हैं। उधर उन्होंने शाक्य कम्युनिटी को वोट दिया है, उनका भी विस्तार वहां पे करीब 2.5 लाख के आसपास है। और अगर आप ब्राह्मण और क्षत्रिय को अगर आप जोड़ लें तो वो भी तकरीबन 5.5 लाख के आसपास होता है। यानी बीजेपी का जो वोटर बेस है और जो समाजवादी पार्टी का वोटर बेस है वो लगभग एक जैसा है। अब चूंकि वहां पर ओबीसी जातियां मैनपुरी में 45% से ज्यादा है, अगर यादव के अलावा अगर किसी और ओबीसी जातियों ने अगर समाजवादी पार्टी के साथ जाना तय कर लिया तो फिर बीजेपी के लिए आगे निकलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर बीजेपी ने अगर अपने तमाम वोट बैंक को बचाते हुए सिर्फ यादव और मुस्लिम तक अगर उनको सिर्फ एक तरीके डिसिप्लिन कर दिया तो फिर समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल होगी। लेकिन लड़ाई टफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर है, मैं जो है वो अवधेश जी की इस बात से सहमत नहीं हूं। मुलायम सिंह की मृत्यु की सहानुभूति जो है वो समाजवादी पार्टी को मिल सकती है और इसीलिए अखिलेश ने अपनी पत्नी को वहां पे खड़ा किया है। शिवपाल यादव मैनपुरी में मैं उनको कोई एंटिटी नहीं मानता हूं। अगर उनके अंदर इतनी ही दम होती तो बीजेपी ने उनको ले लिया होता। अब चूंकि वो कहीं नहीं है तो अब परिवार की इज्जत का सवाल है, तो जाहिर सी बात है उनको अखिलेश के साथ जाना ही पड़ेगा। और अखिलेश के साथ अगर ना भी जाए तो कम से कम घर की बहू के साथ उनको रहना ही पड़ेगा। क्योंकि जसवंत नगर उनकी सीट है और वो मैनपुरी में आती है, इसलिए थोड़ा सा उनका इंपैक्ट माना जा रहा है और कोई ऐसी बड़ी वजह नहीं कि पूरा मैनपुरी वो इफेक्ट कर देंगे। लेकिन आपके हिसाब से भी 50-50 है ये चुनाव? अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो बिल्कुल 50-50 है, क्लोज फाइट है। ठीक है। शेखर अय्यर साहब, क्या अगर ये पूरा मुकाबला अब इस पर निर्भर है कि गैर शाक्य और गैर यादव किसको चुनते हैं, तो क्या ऐसे में मायावती का कैंडिडेट न उतारना बीजेपी को फायदा देगा या अखिलेश यादव को फायदा देगा? देखिए, ज्यादातर मुझे लगता है ये चुनाव जो है मतलब सेंटिमेंटल चुनाव है, ये पॉलिटिकल से ज्यादा सेंटिमेंटल है। इसीलिए मुझे डिंपल यादव की जीतना संभावना ज्यादा है, क्योंकि कुछ भी कहिए मुलायम सिंह यादव जी का वहां पे जो लगाव है उस कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ, उस पर यादव परिवार के साथ, मुझे नहीं लगता है कि वोटर के अंदर भी, वो नॉन यादव वोटर के अंदर भी एक प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। मुझे लगता है कि चांसेस, मैं कहूंगा 60-40 डिंपल यादव जीतने की चांसेस है। पर सर, ऐसा ही सेंटिमेंट हमने कुछ आजमगढ़ में भी सोचा था कि शायद उधर सेंटिमेंट होगा कि गलत हो रहा है आजम खान के साथ, लेकिन वो तो सेंटिमेंट किधर है और कहीं और बह गया। नहीं, आजमगढ़ और मैनपुरी में बहुत फर्क है सुशांत जी, क्योंकि मैनपुरी मुलायम सिंह जी के मतलब आप क्या कहें, मतलब पूरा उनका एक ईगो जो ट्रॉफी कहते हैं, तो वो उस पे जहां वोटर है, लोकल वोटर्स का भी एक प्रकार से जो लगाव है। और अभी भी शेखर जी, मेरा फिर एक काउंटर प्रश्न देहात के बाद हुआ है। शेखर जी, मेरा एक और काउंटर प्रश्न है कि अगर मुलायम सिंह जी से इतना लगाव था और जब मुलायम सिंह जी ने कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, और जब बीजेपी ने अपने स्टार कैंपेनर्स भी मैनपुरी नहीं भेजे, तब भी उनका जीत का मार्जिन घट गया और 94,000 रह गया, तो हो सकता है मोहभंग तभी हो चुका था। लेकिन देखिए, ये एक बाई इलेक्शन है। देखिए, ये जब बाई इलेक्शन होता है उसका असर दूसरा होता है, क्योंकि सारा फोकस वहां पे एक, और इस चुनाव में जैसे मैंने पहले कहा, ये इमोशनल सेंटिमेंट ज्यादा है। इसलिए इमोशनल सेंटिमेंट ज्यादा है, मुझे लगता है कि पॉलिटिकल इक्वेशन थोड़ा बैकसीट ले लेता है।
ठीक है, तो अभी तक दो 50-50 थे। शेखर अय्यर 60-40 कह रहे हैं, 60 वो कह रहे हैं डिंपल यादव के पक्ष में, 40 कह रहे हैं बीजेपी के पक्ष में। दीपक झा जी, आपका क्या एनालिसिस है मैनपुरी का? जी देखिए, एक अच्छी बात है कि परिवार एकजुट है, जनता के साथ कनेक्ट है, कनेक्शन कर रहा है, वहां पे जुड़ रहा है। वही आपने एक बात बोली थी ना सुशांत जी, कि अगर वही भाजपा करे तो लोग बोलेंगे मेहनत कर रहे हैं, अगर विपक्षी दल कोई करता है, कोई अन्य दल करता है तो कहते हैं देखो अबे डर के मारे करे। अरे भाई डर के मारे करें, प्यार से करें, लोगों से कनेक्ट तो हो रहे हैं, घर में तो बैठ नहीं रहे। तो पहली बात मेरे पॉइंट उनका इलाका है, बतौर एंकर मेरा क्या है काम तो, है ये सारे काउंटर रखना, लेकिन मेरे सवाल का मेरे पास खुद का काउंटर है। बीजेपी करती है तो हर बार करती है, अखिलेश यादव हर बार नहीं करते, इसलिए लोग पूछ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, अखिलेश यादव हर बार नहीं करते हैं। अगर नहीं करते तो मुख्यमंत्री नहीं बने होते, चुनाव इतने नहीं जीते होते। बात है, अब आपको बताता हूं मैं कि उत्तर प्रदेश और मैनपुरी में देखिए शिवपाल सिंह की यादव की सुरक्षा घटा दी गई क्योंकि वो अखिलेश यादव के साथ जा खड़े हुए। शिवपाल यादव के खिलाफ सीबीआई की जांच की मांग उठने लगी क्योंकि वो अखिलेश यादव के साथ जाने लगे। तो दूसरा पहलू ये कहा जाता है, क्या शिवपाल यादव सीबीआई और मुख्यमंत्री से डर के भाजपा का साथ कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे, वो घर से अपने लोगों से लड़ रहे थे? एक पहला पलटू तो जनता को समझ में आ रहा है कि भाजपा डराने की राजनीति करती है और जब तक इनसे डरेंगे तब तक कोई दूसरा नहीं जीतेगा, इसलिए खुल के मैदान में आना पड़ेगा। इरशान भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं और यहाँ शांतनु जी इसका जवाब दीजिए जो दीपक भाई पॉइंट उठा रहे हैं कि बीजेपी डरा रही है क्या? अब उन्होंने शिवपाल यादव की सिक्योरिटी कम कर दी, तो क्या ये डर का माहौल बनाने या प्रभाव छोड़ने की कोशिश है? देखिए, हमने सबने डिस्कस करा कि शिवपाल यादव एक ऑलमोस्ट नॉन फैक्टर है और आशुतोष जी ने बिल्कुल जो आंकड़ा भी बताया कि ऑलमोस्ट 5.5 लाख वोट है, तो उसमें शिवपाल की सिक्योरिटी हटाना मतलब वो चुनाव में कोई पॉइंट भी नहीं है। ठीक है, दूसरी बात दीपक जी ने कहा कि अगर अखिलेश मेहनत नहीं करते तो चुनाव जीतते कैसे? वो चुनाव जीते कहां है? 2012 में जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद 2014 का चुनाव हारे, 2015 का निकाय चुनाव हारे, 17 का चुनाव हारे, 19 का चुनाव हारे, 21 में फिर निकाय चुनाव हारे जो ग्रामीण चुनाव थे, 22 में फिर हारे। तो चुनाव जीते कहां है? जब से अखिलेश ने पार्टी छीनी है और पिताजी से माइक छीना है तब से सब कुछ छीन गया उनके हाथ से। तो ये कहना है कि वो चुनाव जीत रहे हैं, आपको पता है जब वो लोकसभा में थे, अभी वो 2-3 महीने पहले तो लोकसभा में, उनकी अटेंडेंस 33% थी, राहुल गांधी से भी कम। अगर किसी को सेहरा पहन सकता है अपने सर में कि मेरी अटेंडेंस राहुल गांधी से भी कम है, तो वो केवल अखिलेश यादव 33% अटेंडेंस थी। लखनऊ से दिल्ली नहीं आते थे वो, अब वो विधानसभा में फिर भी कम से कम जाते तो हैं कम से कम। आप लोगों को राहुल गांधी से प्रॉब्लम रहती है? अरे उनकी 50% अटेंडेंस है, उनका घर केवल 5 मिनट दूर है पार्लियामेंट से, वो 50% पार्लियामेंट नहीं गए पिछले जी। आशुतोष जी, इरशान भाई आ रहा हूं, आशुतोष जी कुछ जोड़ रहे हैं। हाँ। ये जो आजमगढ़ का उदाहरण दिया जा रहा है ना, आजमगढ़ का उदाहरण ठीक नहीं है क्योंकि आजमगढ़ में गुड्डू जमाली ने अगर चुनाव नहीं लड़ा होता तो फिर बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होती। गुड्डू जमाली की वजह से वहां पर जो मुस्लिम वोटर था तकरीबन 2 लाख से ज्यादा वोट गुड्डू जमाली के पास गए। मैनपुरी में यह संभावना दिखाई नहीं पड़ रही कि अगर कोई ऐसा कैंडिडेट खड़ा होता जो समाजवादी पार्टी के वोट पे का सीन लगा पाता तो मुश्किल होती। इसलिए आजमगढ़ को ये कहना कि आजमगढ़ आशुतोष जी, मैं इसमें थोड़ा सा अपना पक्ष जोड़ रहा हूं। मैंने इसको आजमगढ़ को इसलिए कहा कि सेंटिमेंट की बात हो रही थी। अगर वो सेंटिमेंट वाकई मान लीजिए परिवार के लिए होता तो फिर गुड्डू जमाली खड़ा हो जाए या कोई और खड़ा हो जाए, वो एक तरफा वोट फिर उधर पड़ता। यानी लोग सोचकर कैंडिडेट देखकर वोट कर रहे हैं। नहीं, गुड्डू जमाली वहां के पावरफुल लीडर है, मुस्लिम कम्युनिटी में उनकी अच्छी पैठ है, तो वो भले ही समाजवादी जीते नहीं लेकिन बीएसपी से खड़ा होने के बावजूद भी उनको वोट पड़ा है और ये इस बात साबित हुई। बल्कि भारतीय अगर समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव की जगह अगर गुड्डू जमाली को खड़ा किया होता तो आसानी से चुनाव जीत सकते थे वो। नहीं, मेरा बस पक्ष है कि सेंटिमेंट मिसिंग है वोट करते वक्त। अगर सेंटिमेंट होता तो शायद नहीं पड़ता, ये मैं कह रहा था। आपका पक्ष भी ठीक है। इरशान भाई, आपके हिसाब से मैनपुरी क्या लग रहा है? सर मेरे हिसाब से तो मैनपुरी में ये हुआ है कि देखिए मुलायम सिंह यादव जी ने बहुत ही मेहनत से वहां पे अपना एक पोर्शन, अपना एक मुकाम कायम किया था और उसमें शिवपाल यादव जी का भी हाथ है। शिवपाल यादव जी ने भी उनको, जब वो डेवलप हो रहे तो उनका भी योगदान रहा है। तो यादवों का जिस प्रकार से इतना सारा वोट है तो शायद ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव जी को इस बार थोड़ा सा ज्ञान हुआ है कि पहले परिवार को जोड़ लो, परिवार को जोड़ेंगे तो शायद वोट शेयर भी जुड़ जाएंगे। तो इस बार उन्होंने शिवपाल यादव जी को सामने से गले लगाया, उनके पैर छुए, ये सब लोगों ने वो वीडियो में देखा है वो सब। इस बार ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी सिस्टम है वो जिस प्रकार से लोगों को साधने में लगी है कि वो, जैसे कि अखिलेश यादव ने बोला कि देखो ये हमारे नेताओं को परेशान कर रहे हैं, हमारे
सर आपका ऑडियो चला गया और मेरे हाथ से वक्त चला गया। तो गुजरात में ज्यादातर लोग बीजेपी को देख रहे हैं आता हुआ, और मैनपुरी में ज्यादातर लोगों को लग रहा है बहुत क्लोज और टफ फाइट है। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि मैनपुरी में भी अगर मेहनत करके क्लोज फाइट बनाई जा सकती है तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। राष्ट्रवाद में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।